एक सवाल जो हमसे रोज पूछा जाता है, विच आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई टू एवरीबडी, वाई इज इट दैट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस आर इंक्रीजिंग सो मच इन इंडिया? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है इंडिया में और इंडियंस में कि हार्ट की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं? इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास्ट से लेके फ्यूचर तक है। इंडिया में पहले बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती थी, प्राइमरीली आयुर्वेद, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, सात्विक खाना, सात्विक भोजन, सीधा साधा लाइफस्टाइल। वेस्ट में था एक फास्ट लाइफस्टाइल, मैकडोनल्ड्स के पिज्जाज, बर्गर्स, एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ऑन वन हैंड नाउ इन इंडिया वी आर अडेप्टिंग एंड अडॉप्टिंग दोज लाइफस्टाइल्स जिसमें कि पोल्यूशन है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसमें फास्ट लाइफस्टाइल है, इंक्रीजिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म है, ड्रग्स है, पोल्यूशन है। एंड ऑन दी अदर हैंड वी आर लूजिंग आवर गुड थिंग्स जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी, जैसे अच्छा खाना, साफ खाना और खूब पसीने बहाना खेतों में, स्वस्थ रहना, सात्विक विचार, आयुर्वेदिक खाना पीना, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। ये 4-5 चीजें हम एक तरफ तो खोते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वी आर अडॉप्टिंग द बैड थिंग्स इन लाइफ। सो इंडिया एंड जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे उनके लिए दिस इज अ डबल वैमी, दैट वी आर लूजिंग द गुड थिंग्स एंड वी आर अडॉप्टिंग द बैड थिंग्स। सो हमारी जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज की स्पीड है, इट इज मच फास्टर देन दैट इन द वेस्ट, बिकॉज दे नेवर हैड दीज गुड थिंग्स टू बिगिन विद, बट they are just adopting the bad lifestyle. So on one hand we are adopting the bad lifestyle, but on the other हम लोग अच्छी चीजें खोते जा रहे हैं. So diabetes is accelerating much faster in India. Blood pressure is accelerating much faster in India. Other diseases including cancers, not just heart disease, cancers and gynecological problems, hormonal problems, these are increasing much faster in India because of these things. Diabetes, स्पेशली अगर डायबिटीज की बात करें तो इंडिया इज ऑलरेडी डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. जल्दी ही हम हाइपरटेंशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाएंगे बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर्स, हमारे बाप दादा खूब घी खाते थे, बट खेतों में खूब पसीना बहा देते थे, तो अच्छी चीजें मिलती थी उस चीज की, और बुरी चीजें पसीने में कहते जल जाती थी या बह जाती थी, एंड साफ एनवायरमेंट में रहते थे. नाउ वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल फूड्स, वी आर यूजिंग margarine, we are using butter, we are using more and more cheese in our pizzas and McDonald's and these things. And on the other hand we are sitting and doing our jobs in AC environment, not a drop of sweat. पूरे दिन में एक पसीने की बूंद नहीं निकलती. You are doing call center jobs जहाँ आपकी बॉडी के डायर्नल वेरिएशन, हार्मोन्स सब हेवायर हो गए, टेंशन्स इतनी हैं, डेडलाइंस हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं. So you are under a lot of stress. Our kids are under a lot of stress. Obesity rises because of all these things. You are not exercising, you are not getting out. आप पूरे दिन एक एसी ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर कीबोर्ड पे टकर 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 करते रहते हैं. द रीजन इज टू फोल्ड. दिस इज द मैसेज दैट आई वांटेड टू सेंड टू ऑल ऑफ यू टुडे. अब बात आती है कि अगर ये सब हो रहा है तो इसका करना क्या है. सिंपल सी बात है, इसको नहीं होने देना. कैसे नहीं होने देना? अगेन, वो चीजें जो हम खोते जा रहे हैं उसको न खोएं, और जो चीज हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, उनको न लें. Let us begin with what we are losing. We are losing good habits of our forefathers, like exercising a lot. अब फार्म्स तो बचे नहीं, खेत तो बचे नहीं, पसीना बहाने की जगह भी नहीं है, पार्क्स भी नहीं है बच्चों के पास. तो एटलीस्ट यू कैन गो टू जिम्स, यू कैन हैव अ ट्रेडमिल एट योर होम, यू कैन हैव अ स्टैटिक साइकिल एट योर होम. रोज उस पर आधा घंटा बिताएं, उस पर दौड़ें, उस पर चलाएं साइकिल को, आधा घंटा पसीने बहाएं. घर के बाहर बाहर जा सकते हैं, यू हैव अ पार्क, वेरी गुड. यू हैव अ जिम नियर बाय एंड यू हैव द मनी, इवन बेटर. आप एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं. पसीना न बहाने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए. यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू एक्सर्ट योरसेल्फ. आपकी हार्ट रेट बढ़ी होनी चाहिए, पसीने बहने चाहिए, तभी आप वो चीज करोगे जो आपके पूर्वज करते थे. देन क्लीन एनवायरमेंट. ट्राई टू स्टे इन एज क्लीन एज एन एनवायरमेंट एज पॉसिबल. आई नो इट इज डिफिकल्ट टू डू, इजी टू प्रीच, बट क्लीन एयर, क्लीन वाटर, प्योर मिल्क. आजकल अडल्ट्रेटेड नकली दूध, नकली सब्जियां, इंजेक्शन लगाए हुए सब्जियां जो ओवरनाइट बड़ी की जाती हैं. ट्राई टू गो फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड्स. आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक फार्म्स, वहां से आप ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक सब्जियां लाइए. ट्राई टू अवॉइड सब्जियां जो गंदे नालों में या यमुना के कोने पे उगी हो, ओवरनाइट बड़ी की गई सब्जियां जो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगा के करते हैं. दैट इज वन थिंग. देन प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कार्डियक
illnesses are concerned, try to meditate, try to do yoga, try to practice as much meditation and biofeedback if possible, as much as possible. These are the good things जो हमें रिटेन करनी है, हमें इनको लुप्त होने से बचाना है. Then the good things, the bad things that we should not catch on or latch on to, जैसे कि the western diet. Western diet हुई McDonald's, burgers, pizzas, colas, Pepsi. These are bad foods. Everybody knows these are bad foods. Even in the West, the consumption of these things is going down. In India and third world, the consumption is increasing. It is partly the pressure of advertisement and these companies that they want consumption to increase in third world countries, whereas in their own country, consumption of these things are going down remarkably. Then comes cessation of smoking. You must not smoke. As it is in polluted environment, we are all smoking 6 to 10 cigarettes a day, even without smoking. So do not smoke, do not use any tobacco products as much as possible. Stay away even from passive smoking. If you have somebody who is smoking in a bus in which you are traveling, stand away from him. Try to discourage him from smoking. There are smoking rooms in airports. Why are they? They are there just because of this purpose, because the Western civilization has realized that smoking by the second person harms the first person. So they are segregated like, a different caste kind of people. They are segregated in airports and railway stations that you are not supposed to smoke outside. Why is that? It is yet to come in India, but it is a good thing. Then minimization or no alcohol. If patients ask me, can I take alcohol? My stock answer is no. Because I know if I give them this much leeway, अगर मैं इतना उनको उंगली पकड़ाता हूँ, वो पूरा पहुंचा पकड़ लेते हैं. अगर आप इतना अल्कोहल अलाउ करेंगे पीना, तो रुकता नहीं है, बढ़ जाता है. इसलिए आदमी ग्रेजुअली ओवर टाइम एडिक्ट बन जाता है. तो स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करना है. स्मोकिंग से मतलब सारे टोबैको प्रोडक्ट्स. देन कम्स जो हम वहाँ की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिसमें हम यहाँ से कॉल सेंटर अमेरिका के चला रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनकी डेडलाइंस लेते हैं, उनका स्ट्रेस लेते हैं, उनका टेंशन लेते हैं, अपना ही स्ट्रेस लेते हैं. बट ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल. इन चीजों की वजह से हमारे यहाँ ओबेसिटी की एपिडेमिक हो रही है, मोटापे की. पहले हमारे बुजुर्गों को हमें याद भी नहीं होगा हमारे बुजुर्ग कौन मोटा था. अब एवरीबडी इज फैट, सारे बच्चे मोटे. हमारी माताएं, हमारे पिता, सब से लेके नीचे की जनरेशन सब मोटे हैं. We have to exercise, we have to reduce weight, we have to keep our weight in the normal range, and we have to do these things by these maneuvers and these processes that I've just told. Question here from one of my patients. He says, my father had a heart attack and underwent angioplasty at the age of 45. Dear doctor, what are my risks and what should I do about it? ये बहुत ही आम सवाल होने जा रहा है इन द फ्यूचर, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं पीपल आर कमिंग विद हार्ट अटैक्स एट द एज ऑफ 40, 35 एंड अराउंड. तो ये चीज बहुत बुरी है, ऑब्वियस. इस चीज का इफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ेगा. जिस भी आदमी को 40 या 35 हार्ट अटैक पड़ा, उसमें कुछ ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, प्लस उनकी अपनी हैबिट्स हैं, जो कि आगे नेक्स्ट जनरेशन पे इफेक्ट करेंगी. अर्ली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये जो इन्होंने पूछा है, उनको मैं दो चीजें बताऊंगा. एक तो ये कि रोकथाम, और दूसरा ट्रीटमेंट. रोकथाम, पहले अपने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कराएं कि आप में क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं. आप में ब्लड प्रेशर है नहीं है, डायबिटीज है नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं नहीं करते, अल्कोहल लेते हैं नहीं लेते, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है नहीं ज्यादा, वेट ज्यादा है नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते. ये 5 जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, ये आप खुद एक दिन बैठ के सोचिए, इनमें से मेरे पास 5 क्या है. दीज आर थिंग्स विच आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. कुछ चीजें हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जैसे मेल सेक्स. अगर आप मेल हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव विद इट. यू आर ग्रोइंग ओल्ड and your family history, your genes, you cannot do anything about these 3 things. These are known as non-modifiable risk factors, जिनके साथ आपको जिंदगी भर जीना है. जो पहले 5 modifiable risk factors मैंने बताए, आप उनको आइडेंटिफाई करें. देन आता है रोकथाम के बाद ट्रीटमेंट का. अब इन 5 में से जो है उसको आप ट्रीट करें. आपको ब्लड प्रेशर है, उसको बढ़ने ना दे. डायबिटीज है, बढ़ने ना दे. स्मोकिंग करते हैं ना करें, अल्कोहल करते हैं ना करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कम करें, एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करें. ये 5 मिलके एक बहुत सख्त मुट्ठी बन जाता है. यही मेरा एडवाइस है आपके लिए कि आपके फादर को अगर 40 पे अटैक हुआ, तो ये 5 चीजों को आइडेंटिफाई करें और इन्हीं का ट्रीटमेंट करें.
मेरी एक पेशेंट पूछती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी मदर को डायबिटीज़ है करीब 15 साल से। आई अज्यूम कि उनकी मदर 50 साल पे डायबिटिक हो गई एंड इनकी अपनी डायबिटीज़ फास्टिंग जो है वो रहती है करीब 112, बट भरे पेट ठीक रहती है। और HbA1c एक 3 महीने की जो जांच आजकल पेशेंट्स भी जानते हैं होती है, वो नॉर्मल है। सो शी सेज मैं डायबिटिक नहीं हूँ, मेरी मदर अर्ली डायबिटिक थी, तो मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नाउ पॉइंट इज कि अगर आपकी मदर अर्ली एज में डायबिटिक थी, इट इज एज बैड एज बीइंग अ हार्ट पेशेंट इन दी अर्ली एज। तो आपको भी डायबिटीज के साथ हार्ट प्रॉब्लम्स अर्ली एज में होने की चांस है। दूसरी चीज, आपका फास्टिंग नॉर्मल नहीं है बट डायबिटिक रेंज में भी नहीं है, इट इज 112 114 जैसा आपने लिखा, तो ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन 127 जो कि डायबिटीज का बिल्कुल कट ऑफ माना गया उससे कम है। इसको बोलते हैं या तो प्री डायबिटीज या फिर बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, IFG, मतलब कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज ज्यादा है, PP मतलब भरे पेट वाला नॉर्मल है और HbA1c नॉर्मल है। आपको ये सोच के कि मुझे डायबिटीज नहीं है कंप्लेसेंट नहीं होना है, आराम से नहीं रहना है। आपकी मदर को अर्ली डायबिटीज है और आपको डायबिटीज होने वाली है, यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ डायबिटीज। ऐसे में आजकल व्हाट वी टेल ऑल आवर पेशेंट्स इज दैट यू बिहेव एज इफ यू आर अ डायबिटिक, देयर इज नो हार्म इन इट। आप ऐसे बिहेव करिए, अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाइए, अपनी डाइट में ऐसे चेंजेस लाइए जो एक डायबिटिक लाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू स्टॉप शुगर इन योर डाइट, minimize it as much as possible or stop it altogether as if you are a diabetic. Exercise as if you are a diabetic. अपने ऑयल्स चेंज करें, अपना सॉल्ट कम करें, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करें, इवन इफ यू हैव अ नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल। इफ यू आर अ डायबिटिक एंड यू हैव अ नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, you still have a higher risk of heart attacks. Then comes regular checkups. If you have a high fasting and a normal postprandial sugar, normal HbA1c, even then chances of developing full blown diabetes are very very high. आप अपना हर 2 या 3 महीने पे फास्टिंग PP एंड HbA1c चेकअप कराते रहें। एंड लास्टली वेट कम रखें। अगर वजन आपका ज्यादा है, डायबिटीज के आने की तारीख और पहले आ जाएगी। एक सवाल जो बहुत ही अप्रोप्रिएट मुझे लगता है आजकल की हिंदुस्तान में, हमारी एक पेशेंट है बहुत बुजुर्ग, बट शी इज आस्किंग कि डॉक्टर साहब हमारे घर में आयुर्वेद का बहुत प्रचलन है, वी आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्या मैं उनको ले सकती हूँ? फर्स्ट, अगर मैं उनको ले रही हूँ तो अपनी एलोपैथिक मेडिसिन मतलब इंग्लिश मेडिसिन ले सकती हूँ नहीं ले सकती हूँ, और अगर लिया तो क्या होगा? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर वेरी वेरी गुड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छी है कि नहीं है, बहुत अच्छी है, आपको लेना चाहिए। दूसरी चीज, एलोपैथिक मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ले सकते हैं नहीं ले सकते? ले सकते हैं। मेरे पास जब ये सवाल शुरू में आया था, मैंने बहुत शोध करी, ढूंढा, आयुर्वेदाचार्य से बात करी, वर्ल्ड आयुर्वेद फोरम में क्वेश्चन डाला कि ये कहाँ लिखा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। मुझे आज तक इसका कहीं पे भी ना का जवाब नहीं मिला। यही मिला कि आप खा सकते हैं, जरूर खाएं, टेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप आयुर्वेदिक की भी अच्छाइयाँ लीजिए और एलोपैथी की भी अच्छाइयाँ लीजिए। क्या पता आयुर्वेदिक दवाओं के खाने से एलोपैथिक दवाओं की मात्रा कम हो जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाए, पैसे भी बचे, और साइड इफेक्ट जो अंग्रेजी दवाएं बहुत गर्म मानी जाती हैं या बहुत साइड इफेक्ट्स वाली मानी जाती हैं, इफ यू टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन इन गुड क्वांटिटीज, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम अ गुड प्रैक्टिशनर, देन एलोपैथिक मेडिसिन मे बी रिड्यूस्ड, बट डू नॉट स्टॉप देम, बिकॉज दोनों की बहुत सारी अच्छाई हैं, दोनों लीजिए। सबसे एक मेन जो मुझे लोगों ने बोला और मैंने भी देखा है, कीप अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। आप अगर आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं तो उससे 1-1.5 घंटे का गैप रख लीजिए एलोपैथिक दवाओं में। उसके अलावा कोई कटाव नहीं है, कोई बेमोल नहीं है, दोनों मिल सकती है, दोनों आप आराम से खा सकते हैं और जरूर खाएं। स्पेशली अगर हार्ट की बीमारियों की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी दवाएं हैं which have kept many terminally ill patients, heart failure patients alive and well for many years. इसमें कोई डाउट नहीं है। यही अगर हम एक्सटेंड करें होम्योपैथी पे, अलग साइंसेस पे, अलग ब्रांचेस पे, यूनानी है, इवन जो और ब्रांचेस हैं, रेकी है, सुजोक है, कलर थेरेपी, आप कुछ भी ले लीजिए। मैं अपने पेशेंट को कभी मना नहीं करता हूं कि आप ये मत करिए। इफ नथिंग एल्स वो आपके साइकी पे काम करेगा, ये इट विल मेक यू फील बेटर। सो प्लीज
take benefits of all medicine sciences. Thank you.